हाय। आज हम कैपेसिटेंस करेंगे। कैपेसिटेंस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स और एनसीईआरटी में आपको बताया कि आपका ये सेकेंड चैप्टर का पार्ट है और सेकेंड चैप्टर में ये वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैपेसिटेंस को जनरल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में या कॉमर्शियल लैंग्वेज में इसको कंडेंसर बोला जाता है। तो कंडेंसर आपका बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में लगता है, चाहे आपका एसी हो, चाहे फैन हो, चाहे आपका मोटर हो या किसी भी तरीके की डिवाइस है जिसमें भी रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एसी डिवाइसेस में सब में कैपेसिटर ज़रूर लगा होता है, यानी कि कंडेंसर ज़रूर लगा होता है। तो कैपेसिटर बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटली क्या करता है, ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने एक इंसुलेटेड ये एक प्लेटफॉर्म है, इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म में हमने एक कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म है और ये आपका क्या है, कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इसको आप चार्ज दे रहे हैं, ये इसका प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटेंस का, उसको हम डिस्कस करें। तो इसको ऐसे आप चार्ज सप्लाई करें तो चार्ज ये क्या होगा, इस पर बढ़ता जाएगा एंड आपको पता है कि जब इसके पास चार्ज आएगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। क्यू आपका क्या है, चार्ज है, तो क्योंकि इसका R कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि पोटेंशियल उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और वो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो जो क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो सराउंडिंग में लीक होने लगेंगे। सराउंडिंग में कैसे लीक होने लगेंगे, सराउंडिंग में एयर होगी और यदि एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है इसके यदि कांटेक्ट में आएंगे तो थोड़े बहुत चार्जेस जो है वो सराउंडिंग में लूज होने लगेंगे और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उसका पोटेंशियल फर्दर नहीं बढ़ सकता। तो यानी कि जो भी उसको चार्ज दिया है वो मैक्सिमम चार्ज उसने उतना ही वो स्टोर करेगा। तो यदि आप फर्दर कैपेसिटेंस इसका बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि या तो आप सराउंडिंग का ऐसा मीडियम चेंज कर दीजिए जो कि एयर ना हो, कुछ ऐसा मीडियम हो जो आसानी से चार्जेस को लीक ना करे, या तो फिर आप यहाँ पे एक और कंडक्टर रख दिए, उस कंडक्टर से यहाँ पे एक वो जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत पोटेंशियल इनके बीच में कम हो जाएगा, तो चार्ज और आप सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको फर्दर और चार्ज सप्लाई करना है तो इसको आप ग्राउंड कर दीजिए। तो इसके ग्राउंड करने से ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये आपके ग्राउंड में चले जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ का वोल्टेज क्या है, कम हो गया, नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल के डेवलपमेंट की वजह से। तो यहाँ पे फिर आप और चार्ज सप्लाई कर सकते हैं और इसकी वजह से फिर से वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो एक इस तरह से आप जब तक वोल्टेज रिड्यूस करते रह सकते हैं इनके प्लेट्स के बीच में, तो तब तक आप चार्ज और फर्दर सप्लाई कर सकते हैं। और इन केस आपने ये मैक्सिमम चार्ज इसने स्टोर कर लिया, उसके बाद फर्दर कोई चार्ज इसमें आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यदि करेंगे तो सराउंडिंग में लीक हो जा रहा है, तो वो उसकी मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो चार्ज आपका टेक्निकली देखें तो कैपेसिटेंस पे बेसिकली पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज को ऐसे C आपका कैपेसिटेंस कहलाएगा और इसकी ऐसा यूनिट फैराडे होती है ना। तो 1 फैराडे आपका क्या हो जाता है, 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट आपका हो जाता है। और फैराडे बहुत बड़ी यूनिट होती है तो इसलिए हम फैराडे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि माइक्रो फैराडे या पिको फैराडे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए हमारे पास एक प्लेट है, मेटल प्लेट है और उस प्लेट का जो साइज है वो 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर लंबा है, 30 किलोमीटर चौड़ा, एक इस तरह से स्क्वायर शीट है और इतनी ही बड़ी स्क्वायर शीट ऑलरेडी। तो दोनों को ऐसे आपने पैरेलल रखा 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन में, तो वो जितना चार्ज होल्ड करेंगे वो 1 कूलम चार्ज होगा और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराडे होगी। सो दिस इंप्लाइज कि 30 किलोमीटर लेंथ का और 30 किलोमीटर ब्रेथ, यानी कि एक स्क्वायर शीट 30 किलोमीटर का बनाना बहुत मुश्किल है ऑलमोस्ट, और कोई बना भी लिया तो उसको रखोगे कहाँ पे, मैनेज कैसे करोगे, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। सो दैट्स वाई हम बहुत 1 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर्स को बनाने के लिए बहुत सारी कैपेसिटर्स का कलेक्शन होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपेसिटेंस ये है कि आप चार्ज कितना स्टोर कर सकता है कोई भी डिवाइस। तो एक तरीके से आप देखें कि कैपेसिटेंस ये हो गया। तो कैपेसिटेंस से टर्म आता है कैपेसिटर। तो जो जिस डिवाइस के पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे।
तो कैपेसिटर का सिंपल मतलब होता है कि आपने दो कंडक्टर लिए और दोनों कंडक्टर्स को आपने एक सर्टेन सेपरेशन के बीच में रख दिया। दैट इज व्हाट द कैपेसिटर क्या होता है। ये है सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये आपका क्या है, कैपेसिटर आपके कहलाते हैं। तो तीन तरह के कैपेसिटर हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है जिसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमारी सिलेबस में है, सीबीएसई पार्ट में है, और इसी को सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपका होता है, और तीसरा आपका है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हालांकि सीबीएसई में ये दोनों नहीं है, बट जेई वगैरह में इन दोनों से पूछा जाता है। हमारे सिलेबस में सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में है। तो हम मोस्टली हमारा फोकस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके क्या होते हैं, तो जैसे इसका हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो ये इन शॉर्ट यदि मैं इसको आपको समझाऊं कि इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है, तो बेसिकली आपने क्या लेना है कि दो प्लेट लेना है इस तरह से, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि ये दो प्लेट्स हैं और इसमें से आपने जैसे एक में पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इसकी वजह से दूसरे प्लेट में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, है ना, इंडक्शन की वजह से। तो इसमें जैसे आपका ये नेगेटिव पोलैरिटी आपकी जनरेट हो गई, तो इस पर प्लस क्यू है और इसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव, दोनों का प्लेट एरिया आपने सेम लिया है और प्लेट के बीच की सेपरेशन आपकी डी है। हम इन जनरली इस कैपेसिटर को ऐसे बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ऐसे लगाते हैं, दोनों की जो हाइट है वो सेम लेना, दोनों शीट की, ऐसे नहीं कि एक को बड़ा कर दो एक को छोटा कर दो, तो वो बेसिकली सेल का सिंबल हो जाता है। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज का, और इसका इस तरफ होगा। तो टेक्निकली हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन में वोल्टेज, अभी हमने देखा। तो बेसिकली आपको पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में यदि आप देखें तो आपका E1 प्लस E2 होता है दोनों का, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए एड अप हो जाएगा। ये आपने पिछले वाले चैप्टर में गॉस के एप्लीकेशंस में हमने देखा होगा। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये कट गया आपका, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और सिग्मा आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा जो है वो चार्ज अपॉन में एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका कहलाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका ये कहलाता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो Q अपॉन में E की वैल्यू आपने पुट किया, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो देखो Q से Q आपका ये कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इसकी डेरिवेशन देखें तो बहुत ही बेसिक डेरिवेशन है, 2 लाइन में आ जाएगी। तो मेनली आपको फोकस किस चीज़ में करना है, इस चीज़ में, पोटेंशियल और चार्ज। तो चार्ज आपने सप्लाई किए होते हैं, और पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में जो डेवलप होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है, और सिंपली इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना। ये रिलेशन आपका वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियल वाले टॉपिक में से हम पहले भी कर चुके होते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस सिचुएशन में जब हमने यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में क्या है, कोई मीडियम नहीं है। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं रखा आपने। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि वैक्यूम है, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। बट यदि आपने कैपेसिटेंस यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया, कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे एक मीडियम रख दिया जो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना ब्लॉक करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना रिस्ट्रिक्ट करता है, बेसिकली वहां से पास होने नहीं देता। तो ये के उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दैट केस कि यदि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है और वहां पे आपने भर दिया है, एक मीडियम चेंज कर दिया, अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, तो जो कैपेसिटेंस यहाँ पे मीडियम की वजह से हो जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन में D। जब कोई चीज वैक्यूम में होता है तो हम क्या बोलते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D बोलते हैं। और यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम की वजह से आपका देखो ये एप्सिलॉन हो जाएगा।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पे आप पुट करें तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, तो ये बेसिकली के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाता है। तो ये आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस है सी के बराबर। तो जो मीडियम चेंज करने से के टाइम्स आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस हो जाता है। तो मीडियम चेंज करने से के टाइम्स कैपेसिटेंस हो गया। तो आपने अभी देखा कि कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यदि आप देखें तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, और मीडियम आपने इंसर्ट कर दिया तो के टाइम्स आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये नॉर्मल फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब इसमें जैसे कि हम एक क्वेश्चन करें कि जैसे कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है और बोले कि उस पर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो न्यू कैपेसिटेंस आपका क्या होगा। यानी कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और ओरिजिनली जिसका कैपेसिटेंस आपका 10 माइक्रोफराड है, और बोला गया है कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आपने आधी कर दी है प्लेट्स के बीच में और मीडियम इंसर्ट कर दिया। तो जैसे पहले आपका सेपरेशन आपका डी था और आपने सेपरेशन कर दिया है d/2, और अब यहाँ पे आपने मीडियम भी चेंज कर दिया। बोले के की वैल्यू आपकी क्या है, 6 है। बोले न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। तो क्या क्या है, पहला जो कैपेसिटर है ओरिजिनली वो 10 माइक्रोफराड का, और उस कैपेसिटर को आपने क्या कर दिया है, डिस्टेंस को कम कर दिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आपने कम कर दिया है और आपने स्लैब डाल दिया है। तो जो मीडियम का कैपेसिटेंस आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली आपका क्या है कि के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो जाता है। तो डी आपका यहाँ पे d/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 2k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और बेसिकली ये वैल्यू ही आपकी क्या है, कैपेसिटेंस है। तो ये यहाँ पे आप 10 पुट कर सकते हैं, तो 2k इंटू 10, k की वैल्यू 6 इंटू 10 आपका हो गया, ये हो गया 120 माइक्रो फैराडे। तो ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया। तो इस तरह के आपके इसमें से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप बात करें हमारे पास कि कैपेसिटेंस क्या होगा यदि आपने कुछ टी थिकनेस का वो डाल दिया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric slab of thickness T is introduced। देखो ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनफैक्ट इस साल 2026 के बोर्ड में भी ये पूछा गया था, जो सेट बी था उसमें ये पूछा गया था। तो देखो इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास क्या है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे आपने एक में पॉजिटिव चार्ज दिया है एक प्लेट में, तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और इनकी सेपरेशन है कुछ ना कुछ डी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने एक स्लैब डाल दिया है, और इस स्लैब का जो एरिया होगा वो प्लेट एरिया के बराबर ही होगा, है ना। जैसे कि ये आपका ऐसा स्लैब है, सॉरी ये आपके पैरेलल प्लेट है, तो इनके बीच में जो आपने स्लैब डालेंगे तो स्लैब की थिकनेस कुछ सर्टेन होगी और उसका एरिया सेम होगा, जो प्लेट का एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। तो थिकनेस इसकी क्या हो जाती है, वो डी से कम है। अब हमने देखा यहाँ पे पोलैरिटी डालने से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल। कॉमन सी बात है कि आपने यदि पहला चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है वो क्या होता है कि डिपेंड करता है मीडियम पे। तो यदि मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो फोर्स 1/k टाइम्स हो जाता है। जैसे वैक्यूम में आपका फोर्स होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², है ना। ये आपका जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और यदि आपने मीडियम में डालते हैं तो आपका क्या हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r², और एप्सिलॉन को हम k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। तो यहाँ से जो मीडियम में फोर्स है वो स्पेस से 1/k टाइम्स हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो 1/k टाइम्स आपका कम हो जाता है। तो कहानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो 1/k टाइम्स हो जाएगी। तो मीडियम के अंदर यदि फोर्स 1/k टाइम्स हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी 1/k टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पे
जैसे हमने पीछे किया था कि जो हमें निकालना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता Q बाई V, हमें वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई K हो जाएगी, क्योंकि मीडियम जो है फोर्स को 1 बाई K टाइम्स कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 बाई K टाइम्स कर देता है, वोल्टेज को भी 1 बाई K टाइम्स कर देता है, कोई भी मीडियम होगा। तो Q अपॉन में वोल्टेज को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे इस रीजन पे आप देखो, एक तरीके से ये वाला आप रीजन देखो जहाँ पे स्लैब नहीं है, और ये वाला रीजन देखो जहाँ पे स्लैब नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E है, यहाँ पे E है, तो ये वोल्टेज की जगह पे आप E इंटू डी माइनस टी लेंगे, और यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के है इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से E कॉमन ले लेंगे, और E का वही जो फॉर्मूला पिछले टॉपिक में हमने किया है, क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आपका होता है ना, जिसको हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो यहाँ से E की वैल्यू पुट कर देंगे और E कॉमन लेके, तो E कॉमन ले लेंगे d माइनस टी प्लस टी बाई के, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू पुट कर देंगे आपका ये Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली आपको मिल जाता है Q कट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये देखो डेरिवेशन जो है वो 3 लाइन की डेरिवेशन है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये है इसमें। बाकी इसमें क्या है कि जैसे मान चलिए कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया। तो ये जैसे हमारे पास कैपेसिटर है और ये एक टी थिकनेस का हमने मेटेलिक स्लैब डाल दिया, ठीक है। तो ये टी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, और सेपरेशन आपकी क्या है यहाँ पे डी है। आपको तो याद ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इफ चार्जेस आर स्टैटिक, मतलब चार्जेस उसमें सरफेसेस में है तो अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पे तो चार्जेस हैं पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होंगे और यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे भी नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी इंडक्शन की वजह से, और ये आपके नेगेटिव ही रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज आपके क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब अगेन यहाँ पे यदि हम वही Q बाई V करें तो वोल्टेज आपका क्या है, यहाँ पे वोल्टेज होगा, है ना, इस रीजन में वोल्टेज होगा, और यहाँ पे बीच में वोल्टेज नहीं होगा। तो वोल्टेज E इंटू डी होता है, तो डी माइनस टी वो रीजन है जहाँ पे आपका वोल्टेज है, और यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी कर देंगे, तो E डैश की वैल्यू आपकी क्या है, ये जीरो है ना। जैसे हमने यहाँ पे बोला, इसको मैं जैसे E डैश ले लेता हूँ, तो E डैश की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस तरह से आपको जो है Q अपॉन में E डी माइनस टी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बेसिकली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, ये आपको कैपेसिटेंस मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि व्हाट इफ आपने क्या कर दिया कि इसकी जो कैपेसिटेंस है में क्या चेंज आएगा कि यदि इन दोनों को आपने टच कर दिया, मतलब इन दोनों को आपने टच कर दिया, इस पहली मेटल प्लेट को और इस कंडक्टिंग शीट को आपने टच कर दिया, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो इसकी वजह से क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे कि, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ कंडक्टिंग sheet is connected to first plate, ठीक है। तो मतलब ये ओरिजिनल हमारे पास कैपेसिटर है, इसी पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारे पास जैसे कि एक कंडक्टिंग शीट है और इन दोनों को आपने ऐसे टच कर दिया। तो आपको पता है कि जो मेटल है वो कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस थे
वो अब यहाँ पे नहीं होंगे, वो क्या होंगे, फ्लो होके इस पे आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और ये नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो जो कैपेसिटेंस आएगा सिर्फ आपका इसका रहेगा, और ये जो भी कैपेसिटेंस होगा, जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या है, T है और ये आपका D है, और इसको यदि मैंने T1 ले लिया है, तो ये जो डिस्टेंस आपका हो जाएगा D माइनस T माइनस T1, ये इतना रीजन होगा। तो इतना का कैपेसिटेंस आप जैसे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T माइनस T1 ऐसे कर दोगे आप। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके थ्रू चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। और इसी में ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट को आप टच कर दो तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये रिलेशन कहां से है, वहीं से, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इसी के बीच में होगा और बाकी नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता, इसलिए हमने इसके इस फॉर्म में दिया गया है। अदरवाइज बोला जाए कि इसके बीच की सेपरेशन x है, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x। सिंपल, यदि इन दोनों इसके और इसके बीच के सेपरेशन आपका x है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे बोला जाए कि ये आपकी एक प्लेट है और ये प्लेट है और दोनों को आप कनेक्ट कर दो। ये आपने एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्टिंग वायर को आपने कनेक्ट किया तो क्या चेंजेस आएंगे। आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ से ऐसे फ्लो होने लेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में क्या होंगे, नलीफाई करने लेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो मतलब एक दूसरे के चार्ज को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो जो भी चार्ज आपका इधर से आ रहा है वो जीरो होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर में चार्जेस बढ़ेंगे ही नहीं। तो चार्जेस बढ़ेंगे नहीं तो आप कंटिन्यूसली इन्फाइनाइटली इसको देते जाओगे, ये कभी चार्ज ही नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका कैपेसिटेंस, इसका जो है वो इन्फाइनाइट कैपेसिटेंस आपका कहलाएगा। और इस लॉजिक से भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि T थिकनेस का आपने ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T यहाँ पे इन दोनों को टच कर दिया, तो इसका मतलब है कि T और D की वैल्यू क्या है, सेम हो गई। तो ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 0, ये आपका इन्फिनाइट हो गया। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये देखिए कि दो पॉइंट्स को जब एक सिंगल वायर कनेक्ट कर देती है तो वायर का थ्योरेटिकली कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। तो वायर को डायरेक्टली जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी जो आप निकालते हैं, जैसे प्लेट A है और प्लेट B है, तो A और B का पोटेंशियल आपका जीरो होगा, तो इसलिए Q बाई जीरो आपका ये भी पोटेंशियल आपका इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कैपेसिटेंस जब दोनों मेटल प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है।